Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HAS Prelim Express series, जो हमारा topic of discussion रहेगा वो रहेगा peasant movements. But before starting the discussion, I would like to draw your attention toward some publications by Nimbus Academy. On the left, we have Himachal Pradesh Comprehensive Book, जो आपको colored maps and mind maps के साथ देखने को मिलती है. Then in the middle, we have हिमाचल प्रदेश जीके क्वेश्चन बैंक बुक, जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बोथ एट द बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल. देन ऑन द राइट वी हैव सीसैट बुक, जिसमें आपको प्रीवियस 8 इयर्स के सॉल्व पेपर देखने को मिलेंगे सीसैट के. तो चलिए टॉपिक जो हमारा आज के डिस्कशन का रहेगा वो रहेगा पीजेंट मूवमेंट्स. पहले यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस टॉपिक से आपके पास किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो यहां पे जो पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं, मेनली यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं. सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है, अगर कोई पर्टिकुलर पीजेंट मूवमेंट है तो उससे रिलेटेड उसका ईयर ध्यान में रखना है, या जिस फेस में वो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगी मल्टीपल ऑफ ईयर्स में, वो आपको ध्यान में होना चाहिए. देन सेकेंड वन, आपको एरिया या लोकेशन ऑफ दैट मूवमेंट वो पता होनी चाहिए. थर्ड वन, जो लीडर्स हैं उस मूवमेंट से रिलेटेड, जो आपके पास लीडर्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए. देन इन द लास्ट, उस मूवमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो हमें पता होना चाहिए. तो बात कर लें अगर पीजेंट मूवमेंट्स की, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका कॉजेज ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स. तो आज की क्लास में हम अप्रोक्सीमेटली 70 से 20 पीजेंट मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे. बट उसको डिस्कस करने से पहले हमें कॉजेज के बारे में पता होना चाहिए कि वेरियस पीजेंट मूवमेंट्स के कॉजेज क्या थे. तो अगर बात कर लें एस्पिरेंट्स कॉजेज की, तो ये जो हमें कॉजेज हैं, जो हम 5 to 6 कॉजेज डिस्कस करेंगे, यही आपको कॉमन ऑब्जेक्टिव्स कॉमन कॉजेज देखने को मिलेंगे हर एक पीजेंट मूवमेंट के. तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद कॉजेज ऑफ द पीजेंट मूवमेंट्स. कॉजेज ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स. बात कर लें कॉजेज में, जो फर्स्ट कॉज हम डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगा आपका एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम. एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम. बात कर लें लैंड रेवेन्यू सिस्टम की, तो जैसा कि हम जानते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम का ऑब्जेक्टिव क्या था, जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंप्लीमेंट किया गया था, टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू कलेक्शन फॉर द कॉलोनियल एम्पायर. और इस सिस्टम के साथ जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑब्जेक्टिव हमने डिस्कस कर लिया कि जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसको मैक्सिमाइज करना है, और जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि अंडर द वेरियस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम, जो आपकी डिमांड ऑफ रेवेन्यू होती है वो काफी हाई देखने को मिलेगी हमें. डिमांड ऑफ रेवेन्यू वाज क्वाइट हाई, एंड इन सर्टेन केसेस हम देखेंगे, कुछ केसेस में तो जो आपका यील्ड ऑफ लैंड है वो भी काफी कम देखने को मिलेगा आपको. किससे? जो आपसे रेवेन्यू डिमांड होती है. जो किसी पर्टिकुलर फॉर्म का यील्ड होगा, उसकी जो वैल्यू होगी, वो सर्टेन केसेस में आपके पास जो रेवेन्यू डिमांड किया जा रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, उससे भी बहुत कम देखने को मिलेगी. इसका रीजन क्या होता है? जो फॉल्टी असेसमेंट की होती हैं, या एक और रीजन हमें देखने को मिलेगा करप्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन. तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. बात कर लेते हैं जो वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा. फॉर एग्जाम्पल, एक आपको परमानेंट सेटलमेंट देखने को मिलती है, रेयतवारी सिस्टम देखने को मिलता है, देन आपके पास महलवारी सिस्टम देखने को मिलता है. अब यहां पे एग्जांपल के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं रेयतवारी सिस्टम. जैसा कि हमने देखा था कि जो आपका रेयतवारी सिस्टम है, उसके अंडर जो ओनर्स ऑफ लैंड है वो आपके पास कौन देखने को मिलते हैं? रायोत्स, जो आपके पास कल्टीवेटर है. तो अंडर रायोतवारी सिस्टम जो ओनरशिप ऑफ लैंड है किसके पास है? रायोत या कल्टीवेटर के पास. अब यहां जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंडर दिस सिस्टम
अंडर द वेरियस लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स जो रेवेन्यू की डिमांड थी बहुत हाई थी एज कंपेयर टू द यील्ड, जो यील्ड है उससे भी ज्यादा आपको रेवेन्यू डिमांड देखने को मिलती है। तो यहां पे जो आपके पास कल्टीवेटर है उसके पास दो ऑप्शन है, एक तो या तो वो जो रेवेन्यू डिमांड है उसको पे करने से मना कर दे टू ईस्ट इंडियन कंपनी या ब्रिटिश गवर्नमेंट। अगर वो रेवेन्यू पे करने से मना कर देता है तो उस केस में हमें क्या देखने को मिलता था कि जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनके लैंड को कॉन्फिस्केट कर लेगी, जब्त कर लेगी और बाद में उस लैंड को ऑक्शन करके किसी और पर्सन को बेच दिया जाता था। मेनली जो आपके पास मनी लैंडर्स होते थे उनको वो लैंड बेच दिया जाएगा। तो ये ऑप्शन तो हमने देख लिया। अब सेकंड ऑप्शन उनके पास क्या बचता है कि जो डेफिसिट है, मान लीजिए आपके फार्म का रेवेन्यू हमें 80 रुपीज देखने को मिल रहा है और जो रेवेन्यू डिमांड है ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो टैक्स कल्टीवेटर ने पे करना है वो ₹100 है। तो ये आपकी रेवेन्यू है फार्म का और ये जो आपने टैक्स पे करना है, तो उसके बीच में डिफरेंस कितना है 20 रुपीज का। तो इस डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए ये जो आपके पास पीजेंट्स हैं ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे आपके मनी लैंडर्स के पास, मनी लैंडर्स के पास, जो लोकल मनी लैंडर्स हैं उनके पास जाएंगे और वहां पे जो मनी लैंडर्स हैं वो उन पीजेंट्स को लोन पे करेंगे। बट जो लोन पे किया जाता था वो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे किया जाता था और इसके अलावा जो पीजेंट्स थे उनको लोन लेने के लिए कुछ तो गिरवी रखना पड़ता था। तो वो गिरवी क्या रखते थे, क्या है उनके पास, या तो उनके पास लैंड है या उनके पास आपको कैटल देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो इस तरह से लोन दे दिया जाता था मनी लैंडर्स के द्वारा पीजेंट्स को। अब जैसा कि मैंने बताया कि जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इस लोन के ऊपर बहुत हाई हैं और पीजेंट्स इन इंटरेस्ट रेट्स की वजह से जो अपना लोन है वो रिपे नहीं कर पाते हैं। तो जब वो अपना लोन रिपे नहीं कर पा रहे हैं तो जो उन्होंने गिरवी रखा है लैंड और कैटल वो ऑटोमेटिकली किसके पास आ जा रही है, मनी लैंडर्स के पास, मनी लैंडर्स के पास। तो फाइनली जिस लैंड के ओनर आपको रायोस देखने को मिलते हैं उसके न्यू ओनर कौन देखने को मिल रहा है हमें, मनी लैंडर्स। तो इस तरह से जो रायोस होते हैं, जो ओनर ऑफ द लैंड है, उनका स्टेटस गिर के क्या रह जाता है, जो ओनर होते हैं, ओनर ऑफ लैंड होते हैं अंडर द राजवाड़ी सिस्टम, तो उनका स्टेटस गिर के रह जाता है या तो वो शेयर क्रॉपर्स बन के रह जाएंगे या फिर वो लैंडलेस लेबरर्स बन के रह जाएंगे, लैंडलेस लेबरर्स। अब यहां से हमें देखने को मिलता था कि सरवाइव करने के लिए कुछ एक पीजेंट्स या तो आपके क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज हो जाएंगे, क्रिमिनल एक्टिविटीज में एंगेज हो जाएंगे, वो लूटपाट स्टार्ट कर देंगे टू सरवाइव, या फिर कुछ एक पीजेंट हमें देखने को मिलेंगे कि वो अपनी तरह के सिमिलर पीजेंट्स को इकट्ठा करके ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ रिवोल्ट कर देंगे। तो ये हमें फर्स्ट एक रीजन देखने को मिलता है, एक्सप्लॉयटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम फॉर द पीजेंट रिवोल्ट्स। बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हम रीजन डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। नाउ अंडर द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो पीजेंट्स थे उनको फोर्स किया जाता था टू ग्रो कैश क्रॉप्स इन प्लेस ऑफ फूड क्रॉप्स। अब ये कैश क्रॉप्स उगाने के लिए क्यों फोर्स किया जाता था उनको, बिकॉज दीज कैश क्रॉप्स वर्क्स एज अ रॉ मटेरियल फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज इन लंदन। तो जो लंदन में ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्रीज थी उनके लिए एज ए रॉ मटेरियल यूज करती थी कैश क्रॉप्स। नाउ ड्यू टू दिस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो आपके पीजेंट्स थे दे वर एक्सपोज टू द फेमाइंस, दे वर एक्सपोज टू द फेमाइंस। किस तरह से, दो वेज में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन, सर्टेन केसेस में हमें कैश क्रॉप के प्राइसेस
कैश क्रॉप के प्राइसेस गिरते हुए देखने को मिलते थे, जिसकी वजह से ये जो आपके पास पीजेंट्स हैं इनके पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं होगा टू परचेज द फूड क्रॉप्स फॉर देमसेल्व्स। सेकेंड वन, मान लीजिए दूसरा केस हमें यह देखने को मिलता है कि जो फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन है इंडिया में वो ही सफिशिएंट नहीं है, तो इन सफिशिएंट प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स, इस केस में भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सप्लाई है फूड क्रॉप्स की वो ही बहुत कम हो जा रही है और डिमांड तो हाई है ही। तो इस तरह से फिर से ये जो आपके पीजेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम फेस करने को पड़ेगी, और इन्हीं दो रीजंस की वजह से हम कह सकते हैं कि ड्यू टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर द फार्मर्स वर या पीजेंट्स वर एक्सपोज टू द फेमाइंस। तो ये हमारा सेकेंड कॉज था। डिस्कस करते हैं थर्ड कॉज को, जो आपको जो थर्ड कॉज है थर्ड कॉज हमें देखने को मिलेगा एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडलमैन। एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडलमैन, यहां पे मेनली दो आपको मिडलमैन देखने को मिलेंगे, या तो जमींदार या मनी लैंडर्स, या मनी लैंडर्स। अब मनी लैंडर्स वाला पॉइंट हमने फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस कर लिया है, तो बात कर लेते हैं जमींदार की। जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे, तो जमींदार के द्वारा किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जाता था पीजेंट्स को। फर्स्टली या तो उनसे हाई रेंट्स डिमांड किए जाते थे। सेकंड वन, जो पीजेंट्स हैं उनसे इलीगल लेवीज या टैक्सेस डिमांड किए जाते थे। थर्ड वन, उनसे बेगार ली जाती थी, बेगार या फोर्स लेबर ली जाती थी। फोर्थ वन आपको देखने को मिलेगा कि अगर वो हाई रेंट्स पे नहीं कर पाते हैं तो उनको उनके लैंड से फोर्सफुली एविक्ट कर दिया जाता था। तो हमें फोर्सफुल एविक्शन भी देखने को मिलेगी बाय द जमींदार्स। तो ये था एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडलमैन। डिस्कस करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारे पास, वो हमें देखने को मिलेगा डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो हम जानते हैं बिकॉज ऑफ द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द ब्रिटिशर्स, जो हमारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज होती हैं वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं उनके द्वारा। देन इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पॉपुलेशन हमारी एंगेज थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो वो कहां की तरफ शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो वो वहां से शिफ्ट कर जाएंगे फिर से एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ। तो ड्यू टू दिस जो आपका प्रेशर ऑन लैंड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फर्दर हमें एक इंक्रीज देखने को मिलता है इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये हमारे पास फोर्थ रीजन था। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट जो आपको कॉज देखने को मिलता है, फेमाइंस। तो ड्यू टू वेरियस ब्रिटिशर्स पॉलिसीज हमें इंडिया में उनके रूल के अंडर मल्टीपल फेमाइंस देखने को मिलते हैं। बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1770s है। देन आपको चालीसा फेमाइन देखने को मिलता है 1896 में, और 97 में आपको ग्रेट इंडियन फेमाइन देखने को मिलता है। तो इस तरफ से हमें मल्टीपल फेमाइंस देखने को मिलते हैं ड्यू टू द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स, और उसकी वजह से आपके जो पीजेंट्स होते हैं उनकी सिचुएशन और खराब हो जाती है। तो दिस वाज द फिफ्थ रीजन। एंड अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारा सिक्स्थ एंड लास्ट कॉज हमें देखने को मिलेगा, सिक्स्थ कॉज। तो जो सिक्स्थ कॉज होता है वो हमें देखने को मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स।
तो ये जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या जुडिशियल सिस्टम होता है, इट ऑल्सो लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पीजेंट्स। किस तरह से? फर्स्ट वन, ये जो आपका सिस्टम होता है ये बिल्कुल एलियन होता है टू द लोकल पीजेंट्स, दे वर नॉट फैमिलियर विद दिस वन। सेकेंड, इट वॉज, फर्स्ट वन एलियन सिस्टम होता है, सेकेंड वन हाईली कॉम्प्लेक्स सिस्टम आपको ये देखने को मिलता है, थर्ड वन ये जो सिस्टम होता है बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। दिस सिस्टम वाज क्वाइट एक्सपेंसिव फॉर द पीजेंट्स। बात कर लेते हैं लास्ट फैक्टर की। तो जो फोर्थ पॉइंट है, ये जो हमारा जुडिशियल सिस्टम या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है इस तरह से डिजाइन किया होता है कि इट ऑलवेज फेवर्स जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स, जमींदार्स एंड मनी लैंडर्स। तो ये हमें मल्टीपल रीजंस देखने को मिलते हैं या कॉजेस देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो आपके पीजेंट्स होते हैं उनकी सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और फाइनली दे रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ये हमने कॉमन कॉजेज थे वो डिस्कस कर लिए। अब हम वन बाय वन वेरियस मोमेंट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, यहां पे जैसा मैंने आपको बताया हमें क्या ध्यान में रखना है, इन स्लाइड से हमने जो प्री के बेसिस पे क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है। फर्स्ट वन तो आपने यहां से ईयर या फेज ऑफ द रिवोल्ट ध्यान में रखना है। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करने को कहा जा सकता है मल्टीपल मोमेंट्स को। तो फेज या ईयर हमने ध्यान में रखना है किसी पर्टिकुलर रिवोल्ट का। देन आपने एरिया या प्लेस ऑफ दैट मोमेंट वो ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट वन, उससे रिलेटेड जो लीडर्स हैं, उस मोमेंट से रिलेटेड जो लीडर्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। और जो रीजंस ऑफ रिवोल्ट थे वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए और यही जो हमने 6 रीजन डिस्कस किए यही कॉमन रीजन होते हैं मैक्सिमम पीजेंट रिवोल्ट्स के। तो चलिए वन बाय वन रिवोल्ट्स को या मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट वन वी हैव सन्यासी रिवोल्ट। कौन सी ईयर में हमें देखने को मिलेगा? ये एक मल्टीपल फेज में देखने को मिलेगा 1760 से 1800 तक। यहां पे ध्यान रखना है कौन से प्लेस में, तो बंगाल बिहार वाले रीजन में देखने को मिलता है और इससे एसोसिएटेड जो लीडर्स आपको देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जांपल देवी चौधरानी देखने को मिलती हैं, चिराग अली देखने को मिलेंगे, आपको मजनू शाह देखने को मिलेंगे। इस तरह से जो मल्टीपल रीजन है वो हमें ध्यान में रखने हैं। बात कर ली कॉजेज की, रीजंस की, वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिए। यहां पे आपने बस ये एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रखना है। वन ऑफ द एक्स्ट्रा रीजन फॉर दिस रिवोल्ट वाज रिस्ट्रिक्शन ऑन द ट्रेडिशनल राइट्स ऑफ सन्यासीज एंड फकीर्स टू पिलग्रिमेज एंड कलेक्ट आर्म्स। तो ये हमने पॉइंट यहां पे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो हमारे पास देखने को मिलेगा, नरकलबेरिया अपराइजिंग देखने को मिलेगी 1782 से 1831 के बीच में। कहां पे, कौन से एरिया में? वेस्ट बंगाल के एरिया में। और इसके जो लीडर होते हैं वो कौन देखने को मिलेंगे? टीटू मीर या निथार अली भी कहा जाता है ना, मीर निथार अली। रीजन वही आपको सेम रीजन देखने को मिलेंगे। यहां पे थोड़ा सा आपको कॉम्युनल एंगल देखने को मिलता है। देखो यहां पे भी लैंडलॉर्ड्स के द्वारा एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पीजेंट्स को, बट कॉम्युनल एंगल क्यों देखने को मिल रहा है? बिकॉज जो आपके पास ये लैंडलॉर्ड्स होते हैं ये कौन होते हैं? हिंदू होते हैं। और ये जो आपके पास पीजेंट्स होते हैं ये मेनली कौन देखने को मिलते हैं? वहाबी मुस्लिम्स। तो ये हमने पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास 1825 में पागलपंथीस देखने को मिलेगा। कौन से ईयर में? ये आपका मैमनसिंह डिस्ट्रिक्ट है जो बंगाल की, वहां देखने को मिलेगा। लीडर्स का हमने ध्यान में रखना है करम शाह एंड टिप्पू शाह। और यहां जो रीजन है सेम है, ऑपरेशन वाइद द जमींदार्स, जो भी हमने कॉजेज डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आपके पास 1838 से लेके 1848 के बीच में फराजी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो जो सोशो रिलीजियस वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि यह जो आपके पास फराजी मूवमेंट है एक सोशियो रिलीजियस मूवमेंट थी, बट लेटर ऑन इसमें आपको पीजेंट मूवमेंट का एंगल भी देखने को मिलेगा, जो धीरे धीरे ये सोशो रिलीजियस मूवमेंट से डेवलप हो जाती है पीजेंट मूवमेंट में। तो यह कहां देखने को मिलेगी? ईस्टर्न बंगाल का जो फरीदपुर एरिया है वहां पे। यहां जो लीडर हैं हाजी शरीयतुल्लाह और दुद्दू मियां, ये हमने ध्यान में रखना है। रीजन वही सेम आपको देखने को मिलेंगे। तो जो हमारे पास नेक्स्ट मूवमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से मल्टीपल टाइम्स आपको वेरियस एग्जाम्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। 1885 से लेके 56 वाली संथल रेबेलियन, ये हमारा ट्राइबल अपराइजिंग में भी आ जाता है।
तो ये कौन से एरिया में देखने को मिलती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राजमहल हिल्स का एरिया। ये मॉडर्न डे आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। देन इसके जो लीडर होते हैं सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, और उसके बाद रीजन वही होते हैं, लॉस ऑफ ट्राइबल लैंड टू द आउटसाइडर्स। आउटसाइडर को दिकूज कहा जाता था। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है कि दिकूज किसे कहा जाता था, तो जो उस ट्राइबल एरिया में आउटसाइडर्स थे, मेनली आपके पास मनी लैंडर्स या जमींदार या वेरियस ट्रेडर्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनको दिकूज कहा जाता था। नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगी 1859 और 60 के बीच में इंडिगो रिवोल्ट। कहां पे, बंगाल वाले एरिया में। लीडर्स कौन है, विश्वास ब्रदर्स, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु चरण विश्वास। रीजन क्या देखने को मिलेगा, फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। क्लियर। यहां इस मूवमेंट से रिलेटेड, इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड एक बुक लिखी गई है जिसका नाम है नील दर्पण। नील दर्पण। तो आप मुझे बताइएगा कि ये जो नील दर्पण है, इस बुक के या नॉवल के ऑथर कौन है। और बात करें सन्यासी, जो हमने रिवोल्ट डिस्कस किया, फर्स्ट रिवोल्ट जो हमने डिस्कस किया, वहां पे हमने एक लीडर देखे थे, देवी चौधरानी। देवी चौधरानी। तो इसी टाइटल से एक बुक या नॉवल हमें देखने को मिलती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपने इस बुक के ऑथर या ऑथर के बारे में बताना है, और सेकंड जिस नॉवल या बुक के ऑथर के बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, वो रहेगा आपका देवी चौधरानी। मूव करते हैं नेक्स्ट आपकी मूवमेंट की तरफ, जो है पाबना मूवमेंट। कौन से एरिया में, पाबना डिस्ट्रिक्ट बंगाल वाले एरिया में देखने को मिलती है। कौन से ईयर में, 1873 से 76। ये मेरे ख्याल में आपके एचएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है, ये आपसे पूछा गया था, तो ये बंगाल से रिलेटेड थी। तो अपने ईयर भी ध्यान में रखना है। 73 से 76 मैंने बता दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लीडर्स ईशान चंद्र रॉय, आपको ध्यान में रखना है। वही सेम रीजन आपको देखने को मिलेंगे, कोई न्यू रीजन हमें देखने को नहीं मिलेगा। देन आपको 1875 में डेक्कन राइट्स देखने को मिलते हैं। डेक्कन राइट्स कौन से वाले एरिया में, पूना, और ये अहमदनगर है जो आपका महाराष्ट्र वाला एरिया, वहां पे देखने को मिलेगा। यहां पे कोई सिंगल प्रोमिनेंट लीडर हमें देखने को नहीं मिलता है। और यहां जो एक पॉइंट हमने ध्यान में रखना है, इसका जो कॉज था इस रिवोल्ट का या राइट्स का, इट वॉज द एक्सप्लॉयटेशन बाय मारवाड़ीज एंड गुजराती मनी लैंडर्स। ये पॉइंट हमने ध्यान में रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ। तो 1899 से 1900 के बीच में हमें मुंडा रेबेलियन देखने को मिलता है। यहां से भी एचएस में हमारे पास क्वेश्चन देखा गया है। तो मुंडा रेबेलियन कौन से एरिया में देखने को मिलेगा आपको, और इसके जो लीडर होते हैं मुंडा रेबेलियन के, तो आप मुझे बताइएगा कि उन लीडर का क्या नाम है। देन ये कौन से एरिया में देखने को मिलता है, छोटा नागपुर वाला, जो आपका प्रेजेंट डे झारखंड है। चलिए अच्छा, यहां पे लीडर का नाम मेंशन ही कर दिया है, तो बिरसा मुंडा के द्वारा, भगवान बिरसा मुंडा इनके लीडर देखने को मिलते हैं। और इसका एक कॉज जो आपने ध्यान में रखना है, द रीजन वॉज फॉर दिस रिवोल्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ट्रेडिशनल खुंटकट्टी ज्वाइंट ऑनरशिप थी, जो ज्वाइंट ऑनरशिप लैंड सिस्टम था, उसको अबॉलिश कर दिया जाता है। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। किसको, खूंटकट्टी को। तो ये आपने ध्यान में रखना है, और टर्म का मतलब भी ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है आपका, इसका मतलब क्या है। तो इट वॉज ए ज्वाइंट ओनरशिप लैंड सिस्टम। देन नेक्स्ट हमें देखने को मिलेगा चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह कहां पे, बिहार में। चंपारण बिहार में, लीडर महात्मा गांधी। और यहां पे आप मुझे बताइएगा कि वो कौन पर्सनैलिटी थे जिनके द्वारा महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था टू लीड द चंपारण सत्याग्रह। तो यहां पे जो रीजन देखने को मिलता है, तिनकठिया सिस्टम देखने को मिलता है। तिनकठिया सिस्टम, जिसके अंदर 3/20 पार्ट ऑफ द लैंड के ऊपर जो पीजेंट थे उनको फोर्स किया जाता था टू ग्रो द इंडिगो। देन बाकी रीजन सेम आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको 1918 में खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलता है। कौन से एरिया में, खेड़ा, जो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। और यहां पे जो लीडर थे महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। यहां पे जो अन्य
हमें लीडर देखने को मिलते हैं, राजेंद्र प्रसाद देखने को मिलेंगे, आपको देसाई देखने को मिलेंगे। तो ये मल्टीपल लीडर्स और भी होते हैं जो इस मूवमेंट से रिलेटेड होते हैं। रीजन क्या होता है आपके पास खेड़ा सत्याग्रह का? क्रॉप फेलियर। क्रॉप फेलियर आपको देखने को मिलेगा इस टाइम पीरियड में खेड़ा में। इसके बावजूद जो आपके पास ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो फुल जो रेवेन्यू था वो डिमांड कर रही थी फ्रॉम द पीजेंट्स। तो उसी के प्रोटेस्ट में हमें देखने को मिलेगा खेड़ा सत्याग्रह। नेक्स्ट जो हमारे पास है अवध किसान मूवमेंट देखने को मिलती है 1918 से 22। कौन से एरिया में? अवध। अवध आपको कहां देखने को मिलता है? यूपी में। और यहां इस मूवमेंट से रिलेटेड जो लीडर हमें ध्यान में रखने हैं, बाबा रामचंद्र, गौरीशंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी, ये आपको लीडर्स ध्यान में रखने हैं। सेम रीजन देखने को मिलेंगे, हाई रेंट्स, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन बाय जमींदार्स। देन नेक्स्ट 1921 से लेकर 1922 के बीच में देखने को मिलेगी हमें एका मूवमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। कौन से एरिया में? ये जो अवध एरिया होता है यूपी का, वहां पे देखने को मिलती है। और उसके जो लीडर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मादरी पासी इसके जो लीडर हैं। और यहां पे सिमिलर आपको रीजन देखने को मिलेंगे, हाई रेंट्स, ऑपरेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और फोर्स लेबर। ये वेरियस सिमिलर रीजन आपको देखने को मिलते हैं इस मूवमेंट के। नेक्स्ट मूवमेंट हमारे पास है मोपल्ला रिबेलियन 1921 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाद में कम्युनल राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। कहां पे? मलाबार। कौन से स्टेट में मलाबार का एरिया है? केरला के। देन इसके जो लीडर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, अली मुस्लियार एंड वीके हाजी, जो इसके दो लीडर्स हैं हमें ध्यान में रखने हैं। तो यहां पे भी आपको सेम, जो ये पीजेंट मूवमेंट थी बट बाद में ये एक कम्युनल एंगल ले लेती है। रीजन वही सेम कि यहां पे जो लैंडलॉर्ड्स थे वो मेनली कौन थे? हिंदू थे। और जो आपको पीजेंट्स देखने को मिलते हैं वो आपको मुस्लिम्स देखने को मिलते हैं। तो बाद में ये मूवमेंट एक कम्युनल राइट्स में भी कन्वर्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट वन है हमारे पास 1928 का बारदौली सत्याग्रह। बारदौली गुजरात में। किसने लीड किया था? सरदार पटेल ने लीड किया था। वही यहां पे जो अपने पॉइंट ध्यान में रखना है, इस मूवमेंट का एक इंपॉर्टेंट जो कॉज होता है वो क्या होता है? अनजस्ट एंड आर्बिट्ररी इंक्रीज इन द लैंड रेवेन्यू बाय 22%। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कितने परसेंट का राइज किया जाता है? 22% का। नेक्स्ट हमारे पास है ऑल इंडिया किसान सभा। ऑल इंडिया किसान सभा, तो ये एक किसान सभा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। यहां से भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका ईयर ऑफ फाउंडेशन आपको याद होना चाहिए, 1936 में। और कहां पे? लखनऊ। तो लखनऊ का जो आईएनसी का सेशन होता है उस टाइम हमें ऑल इंडिया किसान सभा की फाउंडेशन देखने को मिलती है। तो हमने आईएनसी के सेशन डिस्कस कर लिए हैं। तो आप मुझे बताइएगा कि जो 1936 का लखनऊ का सेशन है इसके प्रेसिडेंट आपको कौन देखने को मिलते हैं? तो यहां जो ये ऑल इंडिया किसान सभा है इसके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वामी सहजानंद सरस्वती। और जो उसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी होते हैं एनजी रंगा देखने को मिलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे लिए। देन मूव करते हैं नेक्स्ट मूवमेंट, तेभागा मूवमेंट। ये कहां देखने को मिलती है? आपको बंगाल में देखने को मिलेगी। कौन सी ईयर में? 1946-47 में। यहां से भी आपके पास एचएस में क्वेश्चन पूछा गया है रिलेटेड टू तेभागा मूवमेंट। तो इसके जो लीडर्स होते हैं तो मेनली इट वाज लीड बाय द किसान सभा। और यहां पे जो एक पॉइंट हमने ध्यान में रखना है, बाकी कॉजेज तो आपको सेम देखने को मिलते हैं, कि यहां इस मूवमेंट का जो मेन कॉज था वो मेन रीजन क्या था? डिमांड बाय द शेयर क्रॉपर्स फॉर 2/3 शेयर ऑफ द हार्वेस्ट इंस्टेड ऑफ द ट्रेडिशनल हाफ शेयर। तो यहां पे जो तेभागा मूवमेंट है तो इसका मतलब है 3 भाग, तेभागा 3 भाग। तो ये जो हमें यहां पे शेयर क्रॉपर्स देखने को मिलते हैं वो क्या डिमांड कर रहे थे कि अगर 3 भाग हमें देखने को मिलते हैं रेवेन्यू के, तो उनमें से 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स किसके पास जाने चाहिए? शेयर क्रॉपर्स के पास। और जो रिमेनिंग 1 पार्ट है वो किसके पास जाना चाहिए? लैंडलॉर्ड के पास। तो इससे पहले जो लैंडलॉर्ड्स थे, ठीक है, वो जो
आपको प्रोडक्शन देखने को मिलती थी, लैंड प्रोडक्शन या लैंड यील्ड देखने को मिलती थी, उसका हाफ पोर्शन अपने पास रख लेते थे कौन, लैंडलॉर्ड। बट जो शेयर क्रॉपर्स थे वो क्या डिमांड कर रहे थे कि 1/2 पार्ट की जगह लैंडलॉर्ड्स को कितना पार्ट दिया जाएगा, 1/3 पार्ट दिया जाएगा लैंड लॉर्ड्स को, और जो रिमेनिंग 2/3 है वो किसके पास जाएगा, आपके शेयर क्रॉपर्स के पास। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिमांड होती है ड्यूरिंग द तिभागा मूवमेंट। नेक्स्ट हमें जो मूवमेंट देखने को मिलेगी 1946 से 51 के पीरियड में तेलंगाना मूवमेंट देखने को मिलती है, तेलंगाना वाले एरिया में। और यहां पे जो मूवमेंट को लीड करते हैं, जो आपकी कम्युनिस्ट पार्टी है, वो इस मूवमेंट को लीड करेगी। रीजंस आपको सिमिलर वही देखने को मिलेंगे, ऑपरेशन बाय द जमींदार्स या लैंडलॉर्ड्स और वेरियस अदर इलीगल सेसेस एंड लेवीज। देन जो नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है, यहां से भी आपके पास एचएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आपकी नक्सलबाड़ी अपराइजिंग है, इसके लीडर्स के नाम पूछे गए थे हमसे। तो हमें ध्यान में रखना है कि 1960s के एरा में हमें देखने को मिलती है नक्सलबाड़ी मूवमेंट। कौन से एरिया में, नक्सलबाड़ी एरिया है आपका वेस्ट बंगाल का। तो ध्यान में रखना है कि जो नक्सलबाड़ी एरिया है ये कहां पे है, वेस्ट बंगाल में। और जो सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इस मूवमेंट से रिलेटेड आपके पास लीडर्स कौन थे, चारू मजुमदार, कानू सन्याल एंड जांगल संथल। इन लीडर्स के हमें नाम ध्यान में रखने हैं। रीजन आपको वही सेम देखने को मिलेंगे जो हमने पहले भी डिस्कस कर लिए हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पीजेंट मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। अप्रोक्सीमेटली 17 से 20 मूवमेंट्स हमने डिस्कस कर लिए, और यहां से आपसे फैक्ट रिडन ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन किस टाइप के देखने को मिलते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया। तो यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ईयर्स याद रखने हैं बिकॉज ऑफ द क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस। देन आपको लीडर्स ध्यान में रखने हैं, एरिया और लोकेशन ऑफ दैट मोमेंट भी हमें ध्यान में रखनी है। तो हमारा जो आज की क्लास का डिस्कशन था वो यहीं तक का था। तो मिलते हैं एक न्यू क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर एंड कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू। Hello aspirants, welcome to the Nimbus Academy for IAS. I hope you're doing well. And today in continuation with your HAS Prelim Express series, जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा आपके पास ट्राइबल मूवमेंट्स। बट बिफोर स्टार्टिंग द डिस्कशन I would like to introduce your I would like to draw your attention towards some publications by Nimbus Academy. On the left we have Himachal Pradesh comprehensive book जो आपको colored मैप्स एंड माइंड मैप्स के साथ देखने को मिलती है। देन इन द मिडल वी हैव हिमाचल प्रदेश क्वेश्चन बैंक बुक जिसमें आपको 2000 प्लस क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं बोथ एट द बेसिक लेवल एंड एडवांस लेवल। देन ऑन द राइट वी हैव हिमाचल प्रदेश सीसैट बुक जिसमें आपको प्रीवियस 8 ईयर्स के सॉल्व पेपर्स देखने को मिलते हैं एचएस के फ्रॉम द सीसैट पोर्शन। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज वो रहेगा आपका ट्राइबल मूवमेंट्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द पीजेंट मूवमेंट्स। तो सिमिलर फैशन पे और उसी लाइन पे हम आज ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। यहां से आपके पास किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट वन, जितनी भी ट्राइबल मूवमेंट्स हैं उनके हमें ईयर्स याद होने चाहिए, the location and places of those movements, the leaders associated with those movements and causes or objectives of those tribal movements। जितने भी आपको ये ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे उनके जो हमें कॉजेज हैं, कुछ एक कॉमन कॉजेज देखने को मिलेंगे जैसे हमने पीजेंट मूवमेंट्स में डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हम कॉमन कॉजेज को ही डिस्कस कर लेते हैं कि वो कौन से वेरियस कॉजेज थे जिसकी वजह से हमें ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। तो डिस्कस करते हैं कॉजेज ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट्स। बात करें कॉजेज में तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, colonial administration and introduction of the land revenue system।
इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम। नाउ ये जो आपकी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन है, इट एंडेड द रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ द ट्राइबल्स, रिलेटिव आइसोलेशन ऑफ ट्राइबल्स। जैसा कि हम जानते हैं द ट्राइबल्स प्रेफर टू लिव इन रिलेटिव आइसोलेशन प्लेसेस, बट आफ्टर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ये जो आपके ट्राइबल पीपल हैं जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग थलग रहना पसंद करते हैं, उनको धीरे धीरे मेन स्ट्रीम सोसाइटी के साथ जोड़ा जाना स्टार्ट किया जाता है बाय ब्रिटिशर्स। देन ब्रिटिशर्स क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स जो कुछ एक एरियाज में जो आपके पास लोकल ट्राइबल चीफ्स हैं, लोकल ट्राइबल चीफ्स, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे एज द जमींदार्स ऑफ दैट एरिया, जमींदार्स ऑफ दैट एरिया। एंड फाइनली उन एरियाज में थ्रू दीज ट्राइबल चीफ्स जिनको रिकॉग्नाइज किया है एज ए जमींदार, दे विल इंट्रोड्यूस देयर लैंड रेवेन्यू सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब हमने पीजेंट मूवमेंट्स में डिस्कस किया था कि हाउ एक्सप्लॉयटेटिव दिस लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज। सिमिलर केस आपको यहां भी देखने को मिलेगा अगर बात करते हैं लैंड रेवेन्यू सिस्टम की। तो हमने पीजेंट मूवमेंट्स में डिस्कस किया था कि किस तरह से अंडर द लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो ओनर ऑफ द लैंड थे, जो आपको कौन देखने को मिलते थे, रायोट्स या कल्टीवेटर्स, they were reduced from the status of owner of the land to या तो लैंडलेस फार्मर या लेबरर्स बन के वो रह जाते हैं या शेयर क्रॉपर्स बन के रह जाते हैं, शेयर क्रॉपर्स। सिमिलर फैशन में यहां पे जो ट्राइबल्स हैं वो ओनर ऑफ द लैंड से रिड्यूस होके किस स्टेटस पे रह जाएंगे, लैंडलेस लेबरर्स या शेयर क्रॉपर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉज था जिसके वजह से हमें लैंड रेवेन्यू जिसकी वजह से हमें ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। और जिस तरह से हमने पीजेंट मूवमेंट में डिस्कस किया था कि किस तरह से इस लैंड रेवेन्यू सिस्टम की वजह से, ठीक है, जो आपके पास पीजेंट्स थे किसके पास चले जाते थे, मनी लैंडर्स के पास फॉर द लोन, और लोन के ऊपर काफी हाई इंटरेस्ट रेट्स देखने को मिलते थे आपको, जिसको वो बाद में चुका नहीं पाते थे। तो जो भी उन्होंने चीजें गिरवी रखी होती थी उसके ऊपर मालिकाना हक किसका हो जाता था, मनी लैंडर्स का। तो यहां पे भी जो ट्राइबल्स हैं, ठीक है, मनी लैंडर्स के पास जाएंगे लोन्स के लिए, और वो लोन्स के ऊपर बहुत हाई इंटरेस्ट रेट आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपना लोन चुका नहीं पाएंगे। तो बाद में जो उनकी लैंड है उसके ऊपर किसका कब्जा या किसका मालिकाना हक देखने को मिलेगा हमें, मनी लैंडर्स का, मनी लैंडर्स का। तो इस तरह से जो ट्राइबल की लैंड है वो उनकी ना रह के उसके जो आपको न्यू ओनर्स देखने को मिलेंगे, कौन देखने को मिलेंगे, मनी लैंडर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट कॉज था रिलेटेड टू द ट्राइबल मूवमेंट्स। अब बात कर लेते हैं सेकंड कॉज की, जो है इंट्रोडक्शन ऑफ द मिडल मैन, इंट्रोडक्शन ऑफ द मिडल मैन। तो यहां पे भी ब्रिटिशर्स के द्वारा वेरियस मिडल मैन को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, किस पर्पज से, टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। तो यहां पे वो मनी लैंडर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। देन आपको कुछ एक कॉन्ट्रैक्टर्स देखने को मिलेंगे, जमींदार देखने को मिलेंगे, देन आपको ट्रेडर्स देखने को मिलते हैं, एंड दीज पर्संस विल फर्दर एक्सप्लॉइटेड द ट्राइबल पर्संस। मनी लैंडर्स का हमने केस डिस्कस कर ही लिया कि किस तरह से वो कॉस्टली लोन देके जो उनकी जमीन थी उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। सिमिलरली यहां पे आपको कॉन्ट्रैक्टर देखने को मिलेंगे। यहां ट्राइबल एरियाज में ब्रिटिशर्स के द्वारा फोर्स किया जाता है ट्राइबल्स को टू ग्रो द कैश क्रॉप्स। अब कैश क्रॉप्स या प्लांटेशन क्रॉप्स, फॉर एग्जांपल आपके पास टी है या कॉफी है, तो उसके लिए आपको सस्ती लेबर चाहिए थी, तो वो कौन प्रोवाइड करवाएगा, कॉन्ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये सब मिलके किसको एक्सप्लॉइट करेंगे, जो आपके ट्राइबल्स होते हैं। देन जो नेक्स्ट हमारे लिए कॉज ऑफ द ट्राइबल रिवोल्ट देखने को मिलेगा वो है आपके पास चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्राइबल्स एंड फॉरेस्ट अंडर द ब्रिटिश रूल।
तो जो आपके ट्राइबल्स थे उनका जो मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट एंड द वेरियस फॉरेस्ट रिसोर्सेज। बट जो आपके ये ब्रिटिशर्स होते हैं ये अपने फायदे के लिए ये जो उनके ट्राइबल फॉरेस्ट हैं या जो उनसे रिलेटेड वेरियस रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर कब्जा कर लेते हैं फॉर देयर ओन प्रॉफिट। और धीरे धीरे जो ट्राइबल्स होते हैं, ठीक है, इनकी एंट्री के ऊपर वेरियस रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इन द फॉरेस्ट एरियाज। तो इस बात से जो ट्राइबल्स होते हैं बहुत नाखुश होते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट रीजन जो आपको देखने को मिलेगा, इट वुड बी द कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस। कल्चर एंड रिलीजियस इंटरफेरेंस। तो जो आपके पास ब्रिटिशर्स होते हैं उनके द्वारा मिशनरीज को प्रमोट किया जाता है इन दोस ट्राइबल एरियाज। अब ये जो मिशनरीज हैं दे क्रिटिसाइजेस द कस्टम्स एंड कल्चर्स ऑफ दीज ट्राइबल पीपल और ऑल्सो दे स्टार्ट कन्वर्टिंग देम इनटू द क्रिश्चियनिटी। तो इस बात से भी जो ट्राइबल्स होते हैं बहुत नाखुश और नाराज आपको देखने को मिलेंगे। जो नेक्स्ट कॉज आपको देखने को मिलेगा वो रहेगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल फॉर द वेरियस colonial प्रोजेक्ट्स। तो जो आपके पास ट्राइबल हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा उनके एरिया से या उनके लैंड से। किस पर्पस से? फॉर द कॉलोनियल प्रोजेक्ट्स। फॉर एग्जांपल आपको रेलवे प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, रेलवे प्रोजेक्ट्स के लिए या किसी माइनिंग प्रोजेक्ट के लिए। तो ड्यू टू सम ऑफ दीज रीजंस जो आपके ट्राइबल हैं उनको डिस्प्लेस कर दिया जाएगा उनके ओरिजिनल हैबिटेट से। देन बात करते हैं नेक्स्ट रीजन के बारे में। तो नेक्स्ट रीजन हमें देखने को मिल जाएगा एक्सप्लॉयटेशन बाय द पुलिसमैन, एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सटॉर्शन बाय द पुलिसमैन एंड अदर ऑफिशियल्स। तो जो आपके पुलिसमैन हैं या वेरियस अदर ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा एक्सटॉर्शन या एक्सप्लॉयटेशन बहुत ही एक आम बात आपको देखने को मिलेगी। देन एक और रीजन डिस्कस कर लेते हैं, दैट वाज फोर्स्ड एंड फ्री लेबर। फोर्स्ड एंड फ्री लेबर जिसको बेगार भी कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है? बेगार। तो जो ट्राइबल्स थे उनको फोर्स किया जाता था बेगार के लिए। तो दीज वर द सम ऑफ रीजंस जिसकी वजह से हमें ट्राइबल्स के द्वारा रिवोल्ट देखने को मिलता है या रिबेलियन देखने को मिलता है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो अब हम क्विकली वन बाय वन करके वेरियस ट्राइबल मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इन द सिमिलर फैशन ऑफ द पीजेंट मूवमेंट, यहां से हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके पास ईयर ऑफ दैट मूवमेंट या रेबेलियन पता होना चाहिए, या एक मल्टीपल फेज में अगर वो चलती है तो उसका भी हमें आइडिया होना चाहिए, बिकॉज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बेसिस से यहां पे क्वेश्चन आपके पास बन सकता है। देन मूवमेंट से रिलेटेड जो प्लेसेस हैं या लोकेशंस हैं जहां पे आपको ये ट्राइबल मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं, उनसे एसोसिएटेड जो लीडर्स हैं उनका हमें पता होना चाहिए। और जो कॉमन कॉजेज हैं सभी ट्राइबल मूवमेंट्स के वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर? तो चलिए वन बाय वन हम सब मूवमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे चुआर अपराइजिंग के बारे में। इसका हमने एक फेज ध्यान में रखना है, 1766 से 1809 के बीच में कौन से एरिया में देखने को मिलता है आपको? तो जंगल महल का जो आपका एरिया है, ठीक है, कहां पे? बंगाल में, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा रेबेलियन। और इसके जो आपको लीडर देखने को मिलेंगे जगन्नाथ सिंह पात्र। जगन्नाथ सिंह पात्र एक आपको नाम ये ध्यान में रखना है। और सेकंड एक और इंपॉर्टेंट लीडर यहां पे जो इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखने हैं, दुर्जन सिंह। देन मूव करते हैं नेक्स्ट, पहाड़िया रिबेलियन 1778 में आपको देखने को मिलेगा। कौन से एरिया में देखने को मिलेगा? तो ये आपको देखने को मिलेगा जो राजमहल हिल्स है जो आपकी झारखंड में देखने को मिलती हैं, वहां पे आपको ये रेबेलियन देखने को मिलेगा। और उसके एसोसिएटेड लीडर जो हमें ध्यान में रखने हैं, राजा जगन्नाथ। देन नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा भील अपराइजिंग। इंपॉर्टेंट है, यहां से हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है। तो ये आपको मल्टीपल फेजेस में देखने को मिलेगा।
1818 से 1831 एंड देन अगेन इन 1930 आपको देखने को मिलेगा। और ये आपको कौन से प्लेस में देखने को मिलेगा, जो खानदेश हिल रेंजेस वाला एरिया है, ठीक है, आपका राजस्थान और महाराष्ट्र वाला जो एरिया है वहां पे आपको देखने को मिलेगा। देन इन 1913 अगेन अंडर द गोविंद गुरु, तो ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। और जो इससे एसोसिएटेड 1818 से लेके 1831 के बीच में जो ये रिबेलियन या अपराइजिंग देखने को मिलता है, उससे एसोसिएटेड जो वेरियस लीडर हैं हमारे पास, काजी सिंह, भीमा नायक, सेवाराम भील, इन सब के हमने नाम ध्यान में रखने हैं। देन नेक्स्ट वन, हो एंड मुंडा अपराइजिंग्स 1820 से 37 के पीरियड में देखने को मिलता है। कौन से एरिया में, जो झारखंड वाला एरिया है, सिंहभूम एंड छोटा नागपुर रीजन में आपको देखने को मिलेगा। बाई हो ट्राइबल्स लेड बाई राजा ऑफ पराहट, जो राजा ऑफ पराहट होते हैं उनके द्वारा इसको लीड किया जाता है। एंड लेटर ये किसमें देखने को मिलेगा कन्वर्ट होता हुआ, मुंडा रेबेलियन में हमें। देन नेक्स्ट है आपके पास रामोसी अपराइजिंग, इसका पीरियड हमने ध्यान में रखना है, 1822 से लेकर 29 के बीच में देखने को मिलेगा। कौन से एरिया में, ये जो आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, वेस्टर्न घाट्स के एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा। बाय द रामोसी ट्राइबल्स अंडर होम चित्तूर सिंह के अंडर आपको ये रेबेलियन देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट हमारे पास कोली अपराइजिंग्स, पीरियड ध्यान में रखना है 1822 से लेकर 29। और यहां पे ट्राइबल्स अंडर द रामजी भांगरे ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा, अगेंस्ट द कंपनीज कंट्रोल इन 1829, 39 एंड 1844 से 48। तो ये मल्टीपल फेजेस में आपको देखने को मिलेगी कोली अपराइजिंग्स। देन नेक्स्ट वन वी हैव इज कोल रेबेलियन, यहां से एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है कोल रेबेलियन से। इनके लीडर का नाम पूछा गया था हमसे कि जो कोल रेबेलियन है इनके लीडर कौन थे, तो नाम ध्यान में रखना है, बुद्धो भगत। सबसे पहले पीरियड ध्यान में रखना है 31 से 32, कोल रेबेलियन, ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर, अंडर होम बुद्धो भगत, तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन नेक्स्ट है खुंड रेबेलियन 1837 से 56 के फेज में देखने को मिलेगा। कौन से एरिया में देखने को मिलेगा, मेनली आपको उड़ीसा और आंध्रा, बट एक्चुअली ये जो रेबेलियन है ये ट्राइबल्स ऑफ हिल्स फ्रॉम तमिलनाडु से लेके बंगाल तक के ट्राइबल्स के द्वारा देखने को मिलता है। बट मेनली कहां पे आपको देखने को मिलेगा, इन द एरियाज ऑफ उड़ीसा एंड आंध्रा, लेड बाय हुम, चक्रा बिश्नोई। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं। बात करते हैं नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट रेबेलियन है, यहां से आपके पास प्री एंड मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो 1855 से 56 के बीच में देखने को मिलता है संथल रेबेलियन बाय सिद्धू एंड कान्हू मुर्मू, ट्राइबल्स ऑफ बिहार के जो राजमहल हिल्स हैं, राजमहल हिल्स कहां पे हैं, झारखंड में आपके पास, तो राजमहल हिल्स के एरिया में आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट आपके पास है नाइकड़ा मूवमेंट 1868 की, कहां पे देखने को मिलेगी, बाय द ट्राइबल्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और यहां पे जो लीडर्स आपको ध्यान में रखने हैं, रूप सिंह एंड जोरिया भगत। देन नेक्स्ट है खारवार रेबेलियन, जो हमें 1870s में देखने को मिलेगा बाय ट्राइबल्स ऑफ बिहार एंड लेड बाय भागीरथ मांझी। तो यहां से ये पॉइंट्स हमने ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 1867 में भुयान एंड जुआंग रेबेलियंस, और ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ओडिशा का जो क्योंझार एरिया है, ठीक है, द ट्राइब्स ऑफ क्योंझार, वहां पे आपको ये देखने को मिलेगा ट्वाइस इन 1867 एंड सेकेंड टाइम इन 1891। तो यहां 1867 के टाइम जो मेन लीडर देखने को मिलेंगे रत्ना नायक, एंड 1891 के फेज में जो यहां पे आपको मेन लीडर देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे धरणीधर नायक। देन नेक्स्ट 1899 का और 1900 के बीच में आपको देखने को मिलता है मुंडा रेबेलियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, एचएएस और यूपीएससी दोनों में यहां से आपके पास क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो मुंडा रेबेलियन है, इट वाज आल्सो नोन एज उल गुलान, और इसको क्या कहते हैं, ग्रेट तुमलुत, जिसका मतलब है ग्रेट डिस्टर्बेंस।
इस वर्ड का मतलब क्या है? ग्रेट डिस्टर्बेंस। क्लियर? बाय द ट्राइबल्स ऑफ छोटा नागपुर एरिया रिवोल्टेड अंडर द भगवान बिरसा मुंडा। तो भगवान बिरसा मुंडा को सेलिब्रेट करने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? एंड इट वॉज अगेंस्ट द दिकूज। तो ये दिकूज कौन थे? जो आउटसाइडर्स थे, आउटसाइडर्स थे। ठीक है, एक पीजेंट मूवमेंट्स और पीजेंट मूवमेंट्स थी आपकी, और ये जो ट्राइबल मूवमेंट्स भी हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, इनके बीच में एक पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में हमने बात की थी कि जब पीजेंट्स रेवेन्यू डिमांड को मीट नहीं कर पाते थे तो वो जो लोकल मनी लैंडर्स थे उनके पास जाते थे और उनसे लोन लेते थे। बट ट्राइबल एरियाज में आपको कोई मिडलमैन या ये जो आपके मिडलमैन जैसे कि मनी लैंडर्स हैं ये देखने को नहीं मिलेंगे, या जो ट्रेडर्स हैं वो वहां के लोकल नहीं होते हैं। तो वहां पे उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा ट्राइबल रिवोल्ट के केसेस में। जो आपके मिडलमैन हैं जो एक्सप्लॉयटेशन करेंगे ट्राइबल्स की, उनको प्लांट किसने किया है वहां पे? जो आपकी ब्रिटिश गवर्नमेंट है। और पीजेंट मूवमेंट्स में तो लोकल एरिया में हमें देखने को ही मिल जाते थे, जमींदार हो चाहे आपके पास मनी लैंडर्स हो। बट इन ट्राइबल केस इनको इंप्लीमेंट किया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा टू रन देयर एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथली। तो ये जो आपके आउटसाइडर हैं, मिडलमैन हैं, इनको क्या कहा जाता था? दिकूज। तो ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। तो दिस मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द दिकूज आउटसाइडर, जो आपको देखने को मिलेंगे ट्रेडर्स, रेवेन्यू फार्मर्स, मनी लैंडर्स एटसेट्रा। देन मूव करते हैं नेक्स्ट, आपको देखने को मिलेगी 1879-80 में कोया अपराइजिंग। यहां से जो पॉइंट हमने ध्यान में रखना है, ट्राइबल्स ऑफ द ईस्टर्न गोदावरी। कौन सा प्रेजेंट एरिया की बात करें तो ये आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो यहां के ट्राइबल्स के द्वारा ये अपराइजिंग की जाती है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। और यहां पे जो इंपॉर्टेंट लीडर आपको ध्यान में रखने हैं, तोमासोरा एंड राजा अनंतयर। नेक्स्ट बस्तर का रिवोल्ट है, बस्तर का रिवोल्ट 1910 का। कौन से एरिया में? बाय ट्राइबल्स ऑफ जगदलपुर अगेंस्ट द न्यू फ्यूडल एंड फॉरेस्ट लेवीज। और यहां आपको जो लीडर का नाम ध्यान में रखना है, गुंडा धूर। नेक्स्ट ताना भगत मूवमेंट है 1914 से 19 के बीच में आपको ये देखने को मिलेगी। और यहां जो हमने लीडर ध्यान में रखने हैं, जात्रा भगत एंड बलराम भगत। और कौन से एरिया में देखने को मिलेगी? छोटा नागपुर वाला जो एरिया है। क्लियर? नेक्स्ट है चेंचू अपराइजिंग 1921 से 22 के बीच में देखने को मिलेगी। कहां पे? ट्राइबल बाय द ट्राइबल्स ऑफ नल्लामल्ला हिल्स। ये कहां पे देखने को मिलता है? आंध्र प्रदेश में ये हिल्स हमें देखने को मिलती हैं। और इससे एसोसिएटेड जो इंपॉर्टेंट लीडर हमें ध्यान में रखने हैं वो हैं के हनुमंतु। तो इन लीडर का हमने नाम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपके पास देखने को मिलेगा रामपा रेबेलियन 1924 से लेके 22 से लेके 24 के फेस में देखने को मिलेगा, लेड बाय अलूरी सीताराम राजू। तो इनका नाम हमने ध्यान में रखना है, किसको कौन लीड कर रहा है और कौन से एरिया में आपको देखने को मिलेगी। ये मेनली आंध्रा वाला जो आपके पास एरिया है। देन नेक्स्ट वन इज अहोम्स रिवोल्ट। अहोम्स रिवोल्ट, तो ये कहां? अहोम जो किंगडम है कहां आपको देखने को मिलता था? आसाम में। तो ये असम के रीजन में देखने को मिलेगी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स फॉर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ ब्रिटिशर्स प्रॉमिस टू लीव देयर रीजन आफ्टर द बर्मीज वॉर। तो जो फर्स्ट एंग्लो बर्मा वॉर देखने को मिलती है हमें 1824 और 26 में देखने को मिलती है, जिसके अंदर जो बर्मा की रूलिंग डायनेस्टी होती है जिसने कंट्रोल कर लिया होता है असम को, तो असम को हैंड ओवर कर दिया जाता है किसको? ब्रिटिशर्स को। तो यहां पे ये 1828 से लेके 33 के फेज में आपको देखने को मिलेगी अहोम्स रिवोल्ट। देन नेक्स्ट वन वी हैव इज खासिद रिवोल्ट। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पीरियड ध्यान में रखना है 1829 से 33 के बीच में आपको देखने को मिलेगी। और लीडर भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो तिरोत सिंह के द्वारा इसको लीड किया जाता है इन द जंतिया एंड गारो हिल्स अगेंस्ट द ऑक्युपेशन ऑफ देयर लैंड बाय द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट 1830s में सिंह फोर्स रेबेलियन देखने को मिलेगा। कौन से एरिया में? असम वाले एरिया में आपको ये देखने को मिलेगा।
सेम रीजन आपको देखने को मिलेंगे, जो आपके लीडर्स हैं उनका नाम हमने ध्यान में रखना है, बीसागोम एंड सुआ गोन्साई। नेक्स्ट 1917 से लेकर 19 के पीरियड में आपको कुकीज रिवोल्ट देखने को मिलता है, मणिपुर में आपको ये देखने को मिलेगा, अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिक्रूटिंग द लेबर ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन फ्रॉम दिस एरिया। देन नेक्स्ट 1920s में हमें ज़ेलियांगरोंग मूवमेंट देखने को मिलेगी, कहां पे, बाय द ट्राइबल्स ऑफ द मणिपुर एरिया अंडर हुम, नाम आपको ध्यान में रखना है, हाइपू जोदोनंग के अंडर आपको ये मूवमेंट देखने को मिलेगी। देन जो नेक्स्ट और लास्ट जो हम ट्राइबल मूवमेंट आज डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगी आपके पास नागा मूवमेंट, 1931-32 के फेज में आपको ये देखने को मिलेगी, बाय हुम, बाय द ट्राइबल्स ऑफ मणिपुर, जिनको लीड कर रहे होते हैं सेम पर्सनैलिटी हाइपू जोदोनंग। और बाद में जब इनकी डेथ हो जाती है 1931 में, तो इस मूवमेंट को फर्दर कौन लीड करेगा, रानी गाइदिनल्यू, रानी गाइदिनल्यू। तो ये आपको देखने को मिलती है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल एंड टू फॉर्म द नागा राज, टू फॉर्म द नागा राज। तो ये हमारे पास कुछ एक ट्राइबल मूवमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वन, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। बता दिया मैंने आपको कि किस टाइप के आपको क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे इनके ईयर्स डेफिनेटली याद रखने हैं, उनसे एसोसिएटेड जो लीडर्स हैं और जिस रीजन में ये आपको या जिस लोकेशन में आपको ये मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी हमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे आपके पास यही 2 या 3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए, जो हमारा आज का डिस्कशन था यहीं तक का था, मिलेंगे एक नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।